नमस्कार। शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से लाल सलाम का काम तमाम हो चुका है। मसलन ये कि नक्सलवाद की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सहित देश के उन राज्यों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया जो नक्सल दंश झेल रहे थे, नक्सल पीड़ा से लगातार पीड़ित थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाए के बाद अब राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि नक्सलवाद को पालने पोसने और श्रय देने के लिए जिम्मेदार कौन। ये मामला केवल बयानों तक नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला। सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए चुनौती दी कि आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। आप के साथ मैं चर्चा की आपको चुनौती देता हूं। बीजेपी की ओर से सांसद संतोष पांडे ने चुनौती को स्वीकार किया। कहा जहां चर्चा करिए हम तैयार हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। इतना नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी उस पूरे मामले पे अपना ट्वीट करके, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्होंने कहा कि आपके जेब में सबूत था, लेकिन जब जेब से हाथ डाला गया तो केवल कागज का कतरन, अखबार के टुकड़े ही बाहर निकले। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। लगातार इसमें एक के बाद एक बयानबाजियां होती गई, जिसके बाद सवाल ये कि चुनौती की सियासत बेनकाब कौन होगा। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उधर विकास पहुंचेगा। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, मैं समझता हूं वो गलत है। देश प्रदेश में नक्सलवाद के मोर्चे पर मिली सफलताओं ने सियासी पारे को गरमा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया। तय की गई समय सीमा 31 मार्च 2026 के बीतते ही श्रेय लेने की होड़ और बयानों की तीर चलना शुरू हो गए। जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंकड़ों और रणनीति के आधार पर सीधे बहस की चुनौती दे डाली, वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने भी मोर्चा संभालते हुए झीरम को लेकर तंज कस दिया। डॉक्टर रमन सिंह ने पूछा कि आपकी जेब में तो झीरम घाटी नक्सल वारदात के सबूत थे, लेकिन जब हाथ डालते हैं तब सिर्फ आप अखबार की कतरन ही निकालते हैं। जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रिपोस्ट किया। कहा कि आप लोगों ने जांच होने कहा दी डॉक्टर साहब, कोर्ट चले जाते थे, जांच होती तो सबूत भी देते। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे पर श्रेय की सियासत शुरू। भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह आमने सामने, सोशल मीडिया में छिड़ी वॉर। भूपेश के पोस्ट पर रमन सिंह का जवाब, पिछली सरकार ने सिर्फ कीचड़ उछाली। संतोष पांडे ने भूपेश बघेल की चुनौती की स्वीकार, कई सवाल भी पूछे। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने बीजेपी पर लगाया नक्सलवाद पर राजनीति करने का आरोप। टीएस सिंहदेव बोले, सभी सरकारों के निरंतर प्रयासों से मिली बड़ी सफलता। मुख्यमंत्री साहब बोले, डबल इंजन और सुरक्षा बलों के प्रयासों की तारीफ करे विपक्ष। नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के साथ ही सियासत में दावों का घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है, जिसे सांसद संतोष पांडे ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वे जनता के बीच गलतफहमियां फैला रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने मोर्चा संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को
कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उधर विकास पहुंचेगा, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। बल्कि ऐसे समय में भी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। नक्सलवाद खत्म होने पे भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, मैं समझता हूं वो गलत है। कुल मिलाकर नक्सलवाद खात्मे पर 1 अप्रैल की सुबह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक सुकून लेकर तो आई, लेकिन श्रेय की इस जंग ने ये साफ कर दिया है कि बस्तर से बंदूकों का शोर कम हो ना हो, सियासी गलियारों में जुबानी जंग अभी और तेज होगी। उम्मीद थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर के विकास और आदिवासियों के उत्थान पर मंथन होगा, मगर नेता क्रेडिट पॉलिटिक्स के जाल में उलझ गए। अब देखना होगा कि विकास का रोड मैप पीछे छोड़कर बयानों में सिमटी ये जंग जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार सियासत में लाल आतंक का काम तमाम होने के बाद सियासी शोर शुरू हो चुका है। सियासत क्यों इस पे लाल हो रही है, चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान साहब है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान साहब बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, बुद्धिमान नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से जानने वाले बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, जरा समझाइएगा दर्शकों को कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का अंत, लाल सलाम का काम तमाम, लेकिन सियासत इतनी लाल क्यों हो रही है पिछले गतिविधियों को लेके, पिछली घटनाओं को लेके और जिम्मेदारी तय करने को लेके? बाबूलाल जी। ये है कि सभी सरकारों ने, जो रमन सिंह की सरकार के 3 कार्यकाल, भूपेश बघेल की सरकार का काल, विष्णुदेव साय जी की सरकार का काल, सबने तरीके से रणनीति इसके लिए बनाई नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, जो क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो है आज जो है वो इस स्थिति में आई है कि हम आज कह सकते हैं 80 से 85% जो है टॉप लीडर जो है वो समाप्त हो गए या सरेंडर हो गए या गिरफ्तार हो गए और उनकी पूरी कमर टूट चुकी है। किसी भी प्रकार से खड़े होने की स्थिति में नक्सल नहीं है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। पूरी तरह से समाप्त होने 25-30 तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 25-30 लीडर जो है वो बचे हैं। और जो है एक बड़ी बात इसमें ये भी आती है, जो समझने की बात होगी कि देखिए विचारधारा थी, ठीक है, थोड़ा विचारधारा में फर्क भी पड़ा था और वो गुंडागर्दी पे उतर गए थे, चंदाखोरी भी उतर गए थे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन विचारधारा तो एक है, गरीबों के लिए लड़ना, किसानों के लिए लड़ना, ये एक विचारधारा थी। अब वो उस विचारधारा का समाप्त तो नहीं किया जा सकता, विचारधारा कभी खत्म तो होती नहीं है। अब उस विचारधारा को जो समर्पित नक्सली है या गिरफ्तार नक्सली है, वो उस विचारधारा को किस स्टेज पे किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे या उसका कैसा स्वरूप सामने लाएंगे, ये भविष्य में देखने वाली चीज होगी। और बहुत सारी चीज इसमें कुछ शंकाएं पैदा हो रही है लोगों के मन में। लोगों का कहना है कि जिस संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है उतनी संख्या में हथियार नहीं आए हैं। वो हथियार कहाँ हैं? सबके पास हथियार था तो बाकी लोग ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूँ। काफी सवाल हैं कि जिसके जवाब आना अभी शेष है। मैं चौहान साहब के पास जाता हूँ, फिर धनंजय जी के पास आऊंगा। चौहान साहब, वही सवाल दोहराता हूँ। जब ये मान लिया गया कि माओवाद नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, फिर उसके बाद ये सियासत इतनी लाल होगी तो इसका असर क्या होगा और इसका लाभ क्या है, जरा समझाइए ना एक बार दर्शकों को। चौहान साहब। अवधेश जी, सियासत लाल, इनको अपनी राजनीति लाल करनी है, जो राजनीति इनकी नीली पड़ चुकी है। जैसे ही ये खत्म हो रहे हैं नक्सलवादी,
मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन से कैलकुलेशन से बाबूलाल जी शर्मा जी ने बोला है कि लगभग 15% अभी भी नक्सलवादी बचे हुए हैं, जबकि इन्होंने बोला कि 20 से 25 नक्सलवादी वहां पर हैं। तो मैं बता दूं बाबूलाल शर्मा जी की एरिया कमांडर्स बचे हुए हैं जिनके पास हथियार नहीं रहते, और जो हथियारबंद और लीडर थे वो अंतिम जो था उनके रिकॉर्ड में, जो नक्सलवादियों के रिकॉर्ड में भी था और जो सरकार के रिकॉर्ड में भी था, वो पकड़ा गया है 2 दिन पहले और उसको वो सरेंडर कर दिया गया है उसने। दूसरी बात ये है कि अभी उन्होंने बोला कि भूपेश सरकार ने भी अपना योगदान दिया। बिल्कुल योगदान दिया अवधेश जी, योगदान ऐसा दिया कि वो दूसरे राज्यों में उनके कार्यकर्ता लेके जाते थे इनका इलाज कराने के लिए। इन्होंने योगदान ये दिया कि मतदान वाले दिन गोलीबारी करवाते थे। इन्होंने योगदान ये दिया कि भूपेश बघेल की सरकार में मार्च पास्ट निकाल के शक्ति प्रदर्शन किया करते थे नक्सलाइट। इन्होंने योगदान ये दिया कि टारगेट किलिंग करवाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर। इन्होंने योगदान ये दिया कि जब हिडमा की मौत होती है तो लाल सलाम बोलते हैं। इन्होंने योगदान ये दिया कि इन्होंने बोला और ये बोला कि भूपेश सरकार ने भी बहुत सारे काम किए। तो मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि 228 नक्सली मारे गए थे 5 सालों में, और हमारे 2 साल के कार्यकाल में मारे गए हैं 532 से ऊपर। इनके कार्यकाल में 5 सालों में 2019 नक्सली सरेंडर हुए थे, हमारे कार्यकाल में लगभग 3000। 2 सालों में 3000 से ऊपर नक्सली सरेंडर हुए और 1750 से ऊपर गिरफ्तार किए गए। इनके कार्यकाल में 5 सालों में 80 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ था मुठभेड़ों का। हमारे कार्यकाल में 110 का आंकड़ा पार हुआ 2 सालों में। इनके कार्यकाल में तो लास्ट में 2023 में जब चुनावी वर्ष था तो सिर्फ 111 नक्सली सरेंडर हुए थे। 111 क्यों? क्योंकि इनको नक्सलियों की जरूरत थी और उनको उस समय उनको चुनाव लड़ना था। तो ये जो लाल आपने शब्द निकाला है कि लाल आतंक के खत्म होने पे ये अपनी राजनीति को लाल करना चाहते हैं, जो अपनी उनकी राजनीति नीली पड़ चुकी है उसको बचाने के लिए ये सभी चीजें की जा रही हैं। और कोई बात नहीं है। आप मुझे इन आंकड़ों पे चर्चा करने का अब कोई तुक है नहीं, क्योंकि यही ऐलान किया गया कि साहब माओवादियों का, नक्सलियों का खात्मा हो चुका। ठीक है, मैं लौटता हूँ किस सरकार में, किस कालखंड में कितने माओवादियों ने सरेंडर किया, ये सब बीते जमाने। 31 मार्च 2026 के बाद इस फाइल को कम से कम बंद कर देना चाहिए और मौजूदा समय में भविष्य के बस्तर पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, ना कि पुराने जख्म को कुरेदना चाहिए। मैं लौटा हूं आपके पास, मैंने धनंजय जी का रुख करता। धनंजय जी, किस कालखंड में कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियारों की संख्या कितनी थी, इससे मौजूदा समय में बस्तर के विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चुनौती दी और उसके बाद चुनौती न केवल स्वीकार की गई बल्कि आरोपों की झड़ी लग गई कि साहब आप झीरम घाटी के सबूत जेब में लेके चलते थे, क्यों कुरेदा जा रहा है? जरा समझाइए ना। सियासतदान क्यों किसी एक मुद्दे पे जो कम से कम राष्ट्र का मामला हो, जो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, उस पे भी सियासत करने से क्यों नहीं चूकते हैं? देखिए अवधेश जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केएस चौहान जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आईना दिखाने का काम किया है। आईना इसलिए कह रहा हूं कि नक्सलवाद खात्मे पर लेकर जो सदन में बहस हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी तो सीधा ये कह दिया कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सल मामले पर सपोर्ट नहीं किया। और भाजपा के प्रवक्ता केएस चौहान जी जो विद्वान प्रवक्ता हैं, वो 2018 से 23 तक की कांग्रेस की सरकार और 23 के बाद अभी तक जो भाजपा की सरकार में जो नक्सलियों के समर्पण, नक्सलियों पे जो कार्रवाई और नक्सलियों से जो हथियार जब्त हुए हैं उसके आंकड़े दिए हैं। ठीक है, आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो सकते, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन ये जो इन्होंने आंकड़ा बताया है कि हमारी सरकार में भी नक्सली सरेंडर किए, हथियारों की जब्ती हुई, नक्सलियों को गोली मारा गया, फोर्स ने काम किया, बटालियन ने काम किया है,
ये सबसे बड़ा सच है और अमित शाह जी के झूठ का ये पर्दाफाश है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अमित शाह जी को। के चौहान जी से संपर्क करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, सदन से देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि चैलेंज, भूपेश बघेल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री के जब बयान सदन में आते हैं जिसमें पूरा झूठ परोसा गया, झूठे आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगाया गया, उसको लेकर चैलेंज किए कि अगर गृह मंत्री जी जगह तय कर ले, स्थान तय कर ले, हम वो गृह मंत्री जी ने जो झूठ बोला है उस पर बहस करने तथ्यात्मक तैयार हैं। और भूपेश बघेल को चुनौती कौन दे रहा है? संतोष पांडे जी, जो लोकसभा में सांसद हैं। जो संतोष पांडे जी अपने लोकसभा की जनता की समस्याओं को सदन में नहीं उठा सकते, उनकी आवाज नहीं उठा सकते, वो चाटुकारिता करने के लिए खुद चैलेंज कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या गृह मंत्री अमित शाह जी को डर लग रहा है क्योंकि उन्हें झूठ बोला है? और अमित शाह जी के झूठ का पर्दाफाश आपके बीएस टीवी चैनल में बैठ के भाजपा प्रवक्ता ने कर दिया कि कांग्रेस के सरकार में कितने नक्सली सिलेंडर हुए, कितने हथियार जब्त हुए, कितने नक्सलियों को गोली मारा गया। ये तो हमारे कार्य की सफलता है ना। भले आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी का झूठ का पर्दाफाश यहां पे कर दिया। यही बात तो भूपेश बघेल जी कह रहे थे। अब संतोष पांडे जी को के चौहान जी के साथ बैठकर इन आंकड़ों पे डिस्कशन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अमित शाह जी का झूठ का पर्दाफाश भाजपा के प्रवक्ता ने कर दिया। हम तो पहले कह रहे थे हमने काम किया है, हमने काम किया है, पर ऐसी क्या मजबूरी है अमित शाह जी को जो झूठ बोलना पड़ा? और उसी के प्रवक्ता ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। चौहान साहब, कैसे काम चलेगा? धनंजय जी कुछ अलग ही दावा कर रहे कि साहब जो कांग्रेस पार्टी कहती थी 18 से 23 तक हमने काम किया, आप उन कामों को गिना रहे हैं और देश की सदन में कहा गया कि साहब पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ किया नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं। कैसे काम चलेगा? देखिए आदेश जी, अभी इन्होंने बोला कि संतोष पांडे जी कौन है और उन्होंने चैलेंज दिया है गृह मंत्री जी को। और संतोष पांडे जी कौन है? तो संतोष पांडे जी वो हैं जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व भूपेश बघेल जी को वो हरा चुके हैं संसदीय चुनाव में। वो संतोष पांडे जी हैं और वो संतोष पांडे जी हैं, वो सांसद हैं जहां के लिए आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपके सर्वमान्य नेता, वहां पर से खड़े हुए थे और ईड़ी चोटी का जोर लगाया था। पूरे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े जो लीडरान हैं आपके, वो वहां पहुंचे हुए थे उनको जिताने के लिए, तब भी वो जीत नहीं पाए। संतोष पांडे जी वो हैं। उन्होंने बोला है कि आप कहीं भी आ जाइए और मैं नक्सलवाद के लिए जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो आप बोल रहे हैं कि हमने संतोष पांडे जी को जाके आंकड़े दे दीजिए, वो जाके अमित शाह जी को दे देंगे। अमित शाह जी का झूठ का पर्दाफाश तो आपने कर दिया। मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आप विद्वान प्रवक्ता है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे सरकार के आंकड़े दिखाकर अमित शाह जी को आईना दिखाया है और संतोष पांडे जी के मुंह में ये आंकड़े आपने दिया है। चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला और मेरा आशय ये है कि आज कम से कम हमारी बातें जो है वो जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए। सभी चीजें पहुंचनी चाहिए और वो आकलन जो है वो जनता खुद लगा देती है। अरे आपको हमने ये बोला है कि आपने ये भी नहीं सुना कि हमने बोला है कि टारगेट किलिंग करा देंगे। आपने ये भी नहीं सुना है कि गोलीबारियां होती हैं। आपने ये भी नहीं सुना कि दूसरे राज्यों में जाते थे आप। आपने ये भी नहीं सुना कि मार्च पास्ट करवाते थे, शक्ति प्रदर्शन कराते थे। रमन सरकार में हुआ था, तालमेटला कांड रमन सरकार में हुआ था, शहीद वीके चौबे रमन सरकार में हुए थे। तो ये सारे काम क्या भाजपा ने करवाया था? ये सारे कांड भाजपा ने करवाया था। धनंजय जी एक मिनट। चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। एक मिनट चौहान साहब को कंप्लीट करने दीजिए। चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। अवधेश जी, ये जो सोच है ना वो नक्सलाइट की ही सोच है।
कि जो लाल सलाम बोलते हैं हिडमा के मरने के बाद, ये नक्सलाइट सोच जो कांग्रेसियों के अंदर है, जो इनके कुटुंब का माना जाता है नक्सलाइट, कि लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक भीमा मंडावी की जो नक्सलियों ने हत्या की, उसके पीछे भाजपा का योगदान था, भाजपा की हाथ थी, भाजपा ने उसका हत्या करवाई सुपारी देकर, ये मानते हैं आप? भीमा मंडावी की हत्या आपके सरकार में हुई है, तो आप मानते हैं कि सुपारी की लिंक था, आपकी सरकार ने करवाया है? अरे आप भाजपा ने करवाया, मानते हैं? क्यों नहीं बता पाए आप? मानते हैं आपकी ये भाजपा ने भीमा मंडावी का सुपारी की लिंक करवाया है? धनंजय जी ठीक है, ठीक है, ठीक है धनंजय जी, एक मिनट, धनंजय जी एक मिनट, जुड़ाव था, मानते हैं आप? धनंजय एक मिनट, ठीक है चौहान साहब, मैं जब बाबूलाल जी के पास जाता हूँ, मैं हाँ चौहान साहब आ रहा हूँ आपके पास, मैं जब बाबूलाल जी के पास जाता हूँ, बाबूलाल जी सवाल वही है कि क्या इस तरह के बयानबाजियों से, इस तरह की रणनीति से बस्तर में जो एक अंधेरा छटा है, और उस अंधेरा छटने के बाद जो लोग अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि साहब एक सूरज ऐसा उगेगा कि प्रशासन की पहुंच उस अंतिम गांव, अंतिम व्यक्ति तक होगी, ऐसे बयानबाजियों से, ऐसे सियासत से उनके मनोबल पे कितना असर पड़ेगा बाबूलाल जी? उम्मीद सरकार से भी है, उम्मीद हर प्रकार से है कि अब हम जो है स्वतंत्रता के साथ में उस क्षेत्र में घूम सकेंगे, वहाँ के पर्यटन का क्षेत्र का आनंद ले सकेंगे। मैं समझता हूँ कि बस्तर के जैसा खूबसूरत जगह और दूसरी कोई नहीं है, और जिस तरीके से इसमें बयानबाजियां हो रही हैं, ये होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए हो रही है कि आप श्रेय के लिए जो है संसद में बयान दे रहे हैं कि हमने समाप्त कर दिया, और आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, इसलिए जो श्रेय का झगड़ा चल रहा है और बयानबाजियां हो रही है। अगर ये बात नहीं होती, अगर सिर्फ इतना कहा जाता कि जो है नक्सलवाद जो है सबके मिले जुले स्वरूप से समाप्त हो गया है और हमारे संकल्प को हमने पूरा किया है, इतना कहते, आरोप नहीं लगाते कांग्रेस के ऊपर, तो ये बात नहीं आती, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि देखिए, नक्सलवाद सबके लिए चुनौती थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चुनौती नहीं थी, वो चुनौती कांग्रेस के लिए भी थी, वो चुनौती पिछली सरकारों के लिए भी थी, वो चुनौती मध्य प्रदेश की सरकारों से भी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें बनी, कांग्रेस की भी सरकारें बनी, अन्य सरकारें भी बनी। तो उसमें आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आप ये कहें कि किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। रणनीतियां सबकी अपनी अपनी अपने तरीके से बनी, लेकिन कोई कारगर हुई, कोई कारगर नहीं हुई। अभी जो लंबे समय से, रमन सिंह के समय से जो है अलग अलग ढंग से रणनीति बनाने वाली सरकारें आई, रमन सिंह ने दबाव की रणनीति बनाई। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटता हूँ, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत, आवाज आपकी नहीं आ रही। बाबूलाल जी मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं जरा धनंजय जी का रुख करता हूँ। धनंजय जी थोड़ा सा समझाइएगा कि साहब ठीक है, पिछली बातों को भुला के जो हुआ, किसके जेब में सबूत था, कौन सबूत निकाल नहीं रहा है, तमाम तरह की बातें हैं, इससे बस्तर को क्या लाभ मिलेगा? आप लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी ही कोर्ट चले गई, तो कैसे जांच होगा? ये गुत्थी कब सुलझेगी, ये पहेली कब सुलझेगी? देखिए अवधेश जी, आप याद करिएगा, जब झीरम घाटी कांड हुआ तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, और एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे नेताओं की हत्या करवाई गई। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, सबूत अगर भूपेश बघेल जी ने कहा मेरे जेब में है, तो एनआईए ने आकर क्यों उसी समय चर्चा नहीं की, क्यों नहीं जांच की? न्यायिक जांच आयोग रमन सिंह की सरकार ने बनाया था, उसने क्यों उसमें पूछताछ नहीं किया? इसके अलावा जो पीड़ित पक्ष है झीरम घाटी कांड के, उनसे भी एनआईए ने पूछताछ नहीं किया, तो इन्होंने जांच क्या किया? और सीधी सीधी बात है, जब तक पीड़ित को न्याय न मिले ना, तब तक जांच होनी चाहिए। कानून भी बोलता है पीड़ित असंतुष्ट है फिर जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा जितेंद्र मुदलियार, जाकर जो उदय मुदलियार जी के पुत्र हैं, वो दरभा घाटी में एफआईआर कराए, और उसमें कहा गया, उसमें बोला गया कि इसकी जांच यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन एनआईए कोर्ट में जाकर जो एनआईए चौहान साहब बोल लीजिए ना, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। ठीक है चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, बोल लीजिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ अवधेश जी कि ये तो खुद बोल रहे थे कि चीजें में हम लोग लेके घूमते हैं, सबूत लेके। आपको कौन मना किया था?
आप तो मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद आपको कौन मना किया था? जब आप विपक्ष के भी नेता थे तब भी आप सार्वजनिक कर सकते थे, आपको कौन बोला था? उसके बाद चौहान साहब जवाब ले लेते हैं। जवाब लोगे ना? जवाब कौन दिया था? कवासी लखमा को मोटरसाइकिल कौन दिया था? जैसे आपने सबूत नहीं लिया, आपकी सरकार ऐसी सवाल पूछ के भाग जाओगे। ठीक है, चौहान साहब जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से। सुनिए ना, ये तो रमन सिंह से पूछो कि भूपेश बघेल जी ने जब कहा कि जेब में सबूत है तो मुख्यमंत्री थे, तो सबूत की जब मांग क्यों नहीं किए, न्याय जांच और क्यों नहीं बोले? ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछो कि एनआईए ने आके वो सबूत क्यों इकट्ठा नहीं किया। ये तो अमित शाह जी से पूछो। अगर मुझे समाप्त करना होगा, मुझे ठीक है धनंजय जी, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया धनंजय जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि बस्तर से, देश से, छत्तीसगढ़ से माओवादियों का, नक्सलियों का खात्मा हुआ, सशस्त्र हथियारबंद नक्सलियों का खात्मा हुआ, लेकिन सियासत में अभी बहुत कुछ बाकी है। यह सियासी रंग कितना गाढ़ा होगा वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।